दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। बेबाक भाषा में आज डिकोडिंग आरएसएस की श्रृंखला में हम बात करेंगे तमिलनाडु में आरएसएस का क्या रोल है, कितनी शक्ति है और वो वहाँ के बीजेपी को कितना मदद कर रही है। वैसे देखा जाए तो आरएसएस वहाँ 1940 से ही उसने अपनी शाखाएं खोलना चालू किया, पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहा। अभी पिछले 2 साल से उन्होंने ज़्यादा ज़ोर लगाया है तमिलनाडु पर, ज़्यादा शाखाएं खोलने में, और जो शाखाएं पहले 1500 थी, अभी 3000 के करीब हो गई हैं। तमिलनाडु में मुख्य अवरोध क्या रहा है आरएसएस के लिए? पहली बात तो जो आरएसएस की हिंदुत्व की कल्पना है, उसमें आर्य नस्ल का बहुत महत्व है। तमिलनाडु में तमिल राष्ट्रवाद और जो चीज़ें आर्य इससे अलग है, उसका ज़्यादा महत्व है। तमिल में जो खोजें हुई है, वो भी इनको हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति से जोड़ती हैं, जबकि आरएसएस का मानना है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये तो आर्य सभ्यता का भाग है, जो पूरी तौर से गलत है। एक्चुअली वास्तव में आर्य लोग जो आए, वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति के नष्ट होने के बाद ही आए थे। तो एक तो बात ये है, और दूसरा इसका जो उत्तर भारतीय एक तरीका है, उस तरीके से तमिलनाडु के लोगों को काफ़ी नाराज़गी है। तीसरी बात है, इसका जिस प्रकार के हिंदू धर्म पे जोर है, उसका बहुत बड़ा विरोध पेरियार रामास्वामी नायकर ने किया था। पेरियार तमिलनाडु के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता रहे हैं, जिन्होंने न केवल नास्तिकता का बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के लिए आदर, इस प्रकार का एक आंदोलन शुरू किया था जो महिलाओं के सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा था। महिलाओं के अधिकारों की वो काफ़ी हिमायत करते थे। साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इसका भी बहुत विरोध था। तो एक वैचारिक कारणों से जो पेरियार की परंपरा वहाँ चली है, जिसके कारण बाद में द्रविड़ कज़गम डीके बनी, फिर डीएमके बनी, वो एक प्रवाह रह गया जो आरएसएस के विचारों से पूरी तरह से असहमत है, पूरी तौर से विरोध में है। फिर भी आरएसएस ने कोशिश की, और बाद में जब डीएमके के 2 टुकड़े हुए और उसमें एआईडीएमके निकला, जिसमें हम जानते हैं कि जो जयललिता उसकी लीडर थी, जिनकी बाद में मृत्यु हुई या जो भी हुआ, तो उसके बाद से ये खोज में थे कि कौन सा ऐसा नेता है तमिलनाडु में जो थोड़ा सा इनके साथ तालमेल बिठा सकता है। तो खैर, तमिलनाडु में इसकी संभावना तो वैसे काफ़ी कम थी, और इसीलिए बीजेपी का वहाँ अस्तित्व नाम मात्र के लिए रहा। फिर भी आरएसएस पिछले 2 सालों से अपनी शाखाओं की संख्या बढ़ा रही है। जैसे मैंने कहा, अभी उनकी शाखाओं की संख्या 3000 हो गई है, और मुख्य रूप से ये जो काम करते हैं, एक तो यात्राएं निकाल के करते हैं, परेड निकाल के करते हैं, तीसरा कॉलेज की गतिविधियों से जुड़ते हैं, चौथा धार्मिक गतिविधियों से जुड़ते हैं जो सनातन के नाम पे की जाती है। वैसे बता दूं कि तमिलनाडु ही ये वो प्रदेश है जहाँ सनातन के लिए अभी स्टालिन के बेटे ने कहा था, सनातन तो वो एक बहुत बुरी चीज़ है, उसकी उन्होंने उपमा कई बीमारियों से दी थी। तो खैर, ये एक पक्ष है। तो सनातन के नाम पे तो आरएसएस वहाँ चलने से रहा, तो वो फिर गोलमोल भाषा में जो बात करते हैं धर्म की, और उसके आधार पे लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक तो सेवा के माध्यम से, दूसरा विद्यार्थियों के बीच में पहुंच डाल के, कॉलेजेस में गतिविधियां करके, और इन प्रकार की चीज़ों में जहां कई उपजातियों में संघर्ष होता है, उसके बीच में ये हस्तक्षेप करके उनको अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मूल रूप से तमिलनाडु में जो ज़्यादा प्रचलित विचारधारा है, वो आरएसएस की विचारधारा से काफ़ी विरोध में है। जैसे आरएसएस हमेशा हिंदी का मुद्दा उठाती रही है, और तमिलनाडु एक प्रदेश है जिसने हिंदी का पूरा विरोध शुरू से किया था, और अभी भी जो केंद्रीय सरकार की नीतियां हैं हिंदी के बारे में, आरएसएस की जो बात है हिंदी के बारे में, उसका भी विरोध करते हैं। तो खैर, ये एक चीज़ है जिसके कारण तमिलनाडु में उनका उतना विस्तार नहीं हुआ। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारकों को भेजकर अलग अलग क्षेत्रों में, ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, अपनी वृद्धि करना चाह रहे हैं। और उसमें मुख्य रूप से जो इनके मदुरई हैं, कोयम्बटूर है, और
चेन्नई, ये 3 जगहों पे इनकी मुख्य गतिविधियाँ चलती हैं। चेन्नई में पहले एक और भी इन्होंने 20-25 साल एक प्रयोग किया था, वो था वहाँ के हर स्लम में जाकर विनायक की यानी गणपति जी की मूर्तियाँ बाँटकर वहाँ इसका प्रोग्राम करना। ये जब हुआ तो विनायक के नाम से इन्होंने काफ़ी वहाँ खर्चा किया। स्थानीय जगहों पर गणपति जी, गणेश जी की मूर्तियों के आधार पे त्यौहार किए और उत्तर भारतीय जो धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा है, उसको वहाँ उन्होंने लाने की कोशिश की। इस पे काफ़ी अध्ययन भी हुआ है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कैसे ये चेन्नई के आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने दलितों के बीच में तथाकथित जो सनातन मूल्य हैं और हिंदू देवी देवता हैं, उनको प्रचार करने की कोशिश की है। फिर भी ये कहा जा सकता है कि भारत के कई प्रदेशों में से तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है जो आरएसएस की विचारधारा के प्रभाव में उतना नहीं आया। भले ही अभी उसकी शाखाओं की संख्या बढ़ गई है, कार्यक्रम ज़्यादा कर रहे हैं और कार्यक्रम ये विद्यार्थियों के बीच में, गाँव में ज़्यादा कर रहे हैं और उससे जो बैकअप मिलता है वो बीजेपी को उससे एक सहारा मिलता है, एक संबल मिलता है, एक मजबूती जो मिलती है वो आरएसएस के काम से ही मिलती है। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में सब लोग जो भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं उसके आधार पर देश को जोड़ने की कोशिश करेंगे और जो आरएसएस का इरादा है हिंदू राष्ट्र का, हिंदुत्व का और जिसमें आर्य नस्ल का काफ़ी बड़ा जगह है, उसके बदले एक जो जैसे आजकल हम जानते हैं कि द्रविड़ और आर्य, द्रविड़ पहले आए थे, आर्य बाद में आए थे। खैर ये नस्लों का कोई महत्व उतना नहीं होना चाहिए जितना महत्व हमारी भारत की नागरिकता का होना चाहिए। खैर उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।